गाइस, स्वागत है आप सभी का सीएमआर क्लासेस पे। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए। अगर आप भी इस साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज हम बात करेंगे आपके एसएसटी पेपर की। एसएसटी में आपकी 4 किताबें हैं जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आती है। और आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस क्लास को बाइलिंगुअल रखूं ताकि जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ सके और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सके। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें इस चैप्टर की, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, तो पहले तो हमें यह समझना है कि रिसोर्सेज यानी संसाधन कहते किसे हैं। तो वो हर चीज जो मानव के कार्य को आसान करती है उसे संसाधन कहते हैं। जो ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल होती है उसे हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। अगर बात करें रिसोर्सेज के टाइप की तो इन रिसोर्सेज को हमने मोस्टली डिफरेंट टाइप्स में बांट रखा है। पहला है इसका ओरिजिन। अगर बात करें इसके ओरिजिन की तो इसके ओरिजिन के बेसिस पे किसी भी रिसोर्सेज के, किसी भी संसाधन के जो उत्पत्ति होती है उसका ओरिजिन होता है। इसके आधार पे हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला है बायोटिक एंड अबायोटिक। फर्स्ट इज बायोटिक, सेकंड अबायोटिक। बायोटिक को हिंदी में जैविक कहते हैं, इसको अजैविक कहते हैं। यानी कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, ऐसे संसाधन ऐसे संसाधन जिसका निर्माण जीवों के द्वारा हुआ है उसे जैविक संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जिनका निर्माण जीवों द्वारा नहीं हुआ उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। आपको उदाहरण भी याद रखने हैं। अगर आप याद रखेंगे तो मनुष्य, प्राणी जात ये ऐसे संसाधन है जो जैविक संसाधनों में आते हैं। वहीं आपका चट्टाने ये कैसे संसाधन है, ये आपका अजैविक या अबायोटिक रिसोर्सेज है आपके। ठीक, अगर बात करें इनकी हम कि समाप्यता यानी ये संसाधन खत्म कैसे होंगे, इसके बेसिस पे हम इसे 2 पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी एक बार यूज करने के बाद उस चीज को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वायु, जल। आप देख सकते हैं कि वायु की कोई कमी नहीं है हमारे पास। जो वायु की गुणवत्ता है, एयर है, वो बहुत बड़ी मात्रा में है और इसका हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वाटर्स है, इसका हम लोग डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल की या अनवीकरणीय की तो इसमें आपके खनिज संसाधन आते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोल, ये ऐसे संसाधन है जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद ये पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। अगर बात करें हम लोग ऑनरशिप के बेसिस पे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटे जा सकते हैं, तो मोस्टली इसका 4 पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल या व्यक्तिगत। पहला है इंडिविजुअल पार्ट। जो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो जिसपे किसी एक ह्यूमन यानी इंडिविजुअल का ऑनरशिप होती है। यानी कि अगर मैं सामान्य अर्थों में कहूं तो ऐसी संपत्ति जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे ही हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और ऐसी संपत्ति जिसपे किसी समुदाय का या कम्युनिटी का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ऐसे और तीसरी डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि ऐसे संसाधन जिसपे किसी राष्ट्र का या फिर ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्र या एक नेशन की जो सीमा में, बाउंड्री में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, ये भारत है। भारत के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप्स के। इन पे किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जिन पे किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ जो इसका ऑनरशिप का बेसिस है, इसके बेस पे हमने 4 पार्ट में रिसोर्सेज को डिवाइड किया। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशन एंड इंटरनेशनल। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी है विकास के आधार पर संसाधनों को 2 पार्ट में बांट सकते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। फर्स्ट संभावी, जिसके आने की संभावना है, यानी कि ये रिसोर्सेज अभी डेवलप हुए नहीं हैं, फ्यूचर में जाके होंगे। और सेकंड है जो डेवलप हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। ठीक, ये मोस्टली आप डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज आपके चैप्टर का पहले स्टार्टिंग यही से होती है, जहां पे संसाधनों को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है इसका उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 2 भाग हैं, जैविक और अजैविक। वही समाप्यता के आधार पर या जो खत्म होने के आधार पे है वो आपके 2 तरीके हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पे इसके 4 भाग हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और वही विकास के आधार पे इसके 2 भाग होते हैं, पहला संभावी संसाधन और दूसरा विकसित संसाधन। अब हम बात करें इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़े तो इसमें बहुत सारी मृदाएं दे रखी हैं, आपके सॉइल्स हैं। इन सॉइलों को हमें स्टडी करना है। मोस्टली मैं आपको यहाँ 3 सॉइल बताऊंगा और ये तीनों सॉइल ऐसे सॉइल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए पहले बात करते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा।
तो आप याद रखेंगे कि इंडिया के 45% लैंड को कवर करती है, यानी कि भारत के 45% क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा में पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सेकंड अनदर पॉइंट कि जलोढ़ मृदा के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो इसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं आप लोग याद रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एज, यानी कि आयु के आधार पे हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला बांगर, दूसरा खादर। बांगर कौन सी मिट्टी होती है? तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इसे हम बांगर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहते हैं। ठीक, नदियां अपने साथ पानी लेके आती हैं, इस पानी से मृदाएं निकलती हैं, जो जलोढ़ मृदा बनती है। वो जलोढ़ मृदा जो पिछले साल थी, इस साल नया पानी आया, नई मिट्टी को लेके आया, अगर फिर नई मिट्टी आई, जो बार बार मिट्टियां आती रहती हैं उसे हम लोग खादर कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टियां हो जाती हैं उसे हम बांगर कहते हैं। ओके, जलोढ़ मृदा का निर्माण मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा होता है। पहला सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर। इन तीनों नदियों के जो जल होता है वो अपने गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड जो सिंधु रिवर है, इसमें से आपका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तिब्बत वाला भाग है, यहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का, और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से आपका हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है। और ये तीनों ही नदियां जो भारत का उत्तरी भाग है, इस पूरे इलाके में जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। ठीक, कौन कौन सी नदियां? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और ये पूरा इलाका गन्ना, चावल और गेहूं, सुगर केन, राइस एंड व्हीट, इन सभी के उत्पादन के लिए बहुत उपयोग होता है। तो हमने बात की जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा भारत के 45% पे, 45% हिस्से पे पाया जाता है। इसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है। आयु के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, बांगर और खादर। बांगर यानी पुरानी, खादर यानी नई मिट्टी। जो जलोढ़ मृदा का निर्माण है वो मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा होता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और साथ साथ इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गन्ना, चावल, गेहूं इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, काली मिट्टी की। जो ब्लैक सॉइल है आपका मोस्टली इसमें बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या फूटने से बनती है। ब्लैक सॉइल कैसे बनी है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या फूटने से काली मृदा या ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। आगे आप याद रखेंगे कि इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व? आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व किसमें मिलते हैं? तो ब्लैक सॉइल, काली मृदा में मिलते हैं। ये जो काली मृदा है ये कपास यानी कि कॉटन के खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इस काली मिट्टी जो आपकी काली मृदा है इसमें किसकी खेती होती है? तो इसमें कपास, कॉटन, इन चीजों की खेती होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी कि अगर आप देखेंगे ध्यान से कि जो आपका गुजरात वाला पोर्शन है, मध्य वाला पोर्शन है, महाराष्ट्र का पोर्शन है, इस इलाके में आपके ब्लैक सॉइल, काली मृदा पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। यह भारत में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इलाके में पाई जाती है। अब अगली जो हमारा अगला टाइप होगा वो है लेटराइट सॉइल या लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा की अगर हम बात करें तो इस मृदा को बनने के लिए 2 कंडीशन आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यानी कि उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। अगर आप ध्यान से देखेंगे भारत के मैप को तो जो भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है ये दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत हैवी रेनफॉल होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत उच्च रहता है। इसीलिए भारत का जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है। क्लियर? लेटराइट सॉइल के क्या चाहिए आपको? पहला हाई टेम्परेचर, उच्च ताप। दूसरा क्या चाहिए? अत्यधिक वर्षा यानी कि हैवी रेनफॉल। इसके साथ साथ इस मृदा में जो लेटराइट मृदा है इसमें चाय और काजू, 2 चीज आप याद रखेंगे, चाय और काजू का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा, यानी कि भारत के जो तटवर्तीय इलाके हैं इन इलाकों में क्या पाया जाता है? लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है भू निम्नीकरण या डिग्रेडेशन। होता क्या है ये? अगर मैं बात करें कि भू निम्नीकरण यानी कि जो मृदा है, मिट्टी है, उसका जो हास्य हो रहा है, खात्मा हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? फर्स्ट इज जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो मानव की गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां मिट्टी को बहुत बेकार कर रही हैं। अनदर थिंग, जो हम लोग माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, खनन के द्वारा भी इसका विनाश हो रहा है। साथ साथ इसके हम लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, और खेतों में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक केमिकल्स डाले जा रहे हैं, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, इनसे भी मिट्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। साथ साथ पॉल्यूशन इज अनदर पॉइंट कि पॉल्यूशन के द्वारा जो जल प्रदूषण है इसके द्वारा भी मिट्टी का नुकसान हो रहा है। इसे कैसे बचाया जा सकता है? तो इसको हम लोग रोक सकते हैं वृक्षारोपण या वनोन्मूलन करके,
ठीक, डिफोरेस्टिंग करके दोबारा से पेड़ लगा के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, मट्टी को पकड़ के रखते हैं, उसे बहने नहीं देते हैं। ठीक, तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं फटाफट से एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ इस चैप्टर की। हम लोग देख रहे थे आज की इस क्लास में हमारे 10th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। जिसमें हमने पहले देखा संसाधनों के प्रकार। इन संसाधनों के प्रकारों को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, जैविक और अजैविक। साथ साथ इनके जो खत्म होने के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। इसके ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा, व्यक्तिगत, सामुदायिक, 4 भागों में बांटे हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय। इसके साथ साथ इसके डेवलपमेंट या विकास के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, संभावित संसाधन और विकसित संसाधन। देन हमने अलग अलग प्रकार की मृदाओं को देखा, जिसमें हमने पहले जलोढ़ मृदा का अध्ययन किया। जलोढ़ मृदा जिसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। ये नदियां जब पहाड़ों से मिट्टी लेके आती हैं तो इससे ही निर्माण होता है जलोढ़ मृदा का। साथ साथ आप याद रखेंगे कि इस मृदा में जो जलोढ़ मृदा है ये भारत के 45% हिस्से में पाई जाती है। इस मृदा में पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है। साथ साथ आयु के आधार पर इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, खादर और बांगर। गन्ना, चावल और गेहूं, ये ऐसे कुछ फसलें हैं जिनका निर्माण जलोढ़ मृदा में अत्यधिक होता है। अगर बात करें काली मिट्टी की, तो ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। आप याद रखेंगे कि इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। भारत में ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में पाई जाती है। सबसे याद रखेंगे लेटराइट सॉइल, यानी कि जो लेटराइट मृदा है ये भारत में कहाँ मिलती है, तो ये तटवर्ती इलाकों में मिलती है, कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। ये कहाँ मिलेगी, जहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा होगी, वहाँ ये मृदा पाई जाएगी। इसमें चाय व काजू की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके उस डाउट को भी क्लियर कर सकूं। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा। और याद रखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर वो बच्चा जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। वीडियो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आता रहूंगा। जुड़े रहिए CMR क्लासेस के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी को जय हिंद।